दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आज भारत के स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, मिडिल ईस्ट की जंग भी नहीं है, इंटरेस्ट रेट भी नहीं है, बल्कि एक ऐसा फैसला है जिसे सरकार बदलना ही नहीं चाहती, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन यही सच्चाई है। पिछले कुछ महीनों से लाखों निवेशकों को उम्मीद थी कि शायद अगले बजट में सरकार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी एलटीसीजी टैक्स में राहत देगी। लोगों को लगा कि जब मार्केट की रफ्तार पहले जैसी नहीं रही, एफआईआई लगातार पैसा निकाल रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर का भरोसा भी थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, तो शायद सरकार टैक्स कम करके मार्केट को एक नई ऊर्जा देगी। लेकिन संसद में जब सरकार से सीधा सवाल पूछा गया कि क्या एलटीसीजी टैक्स हटाने या कम करने का कोई प्रस्ताव है, तो जवाब साफ था, फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। बस यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्या उसे निवेशकों की चिंता नहीं है, या फिर इसके पीछे कोई और ऐसी आर्थिक कहानी छिपी है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं? अगर आज आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको सिर्फ एलटीसीजी टैक्स की कहानी ही नहीं समझ में आएगी, बल्कि आपको ये भी समझ आएगा कि एफआईआईज आखिर भारत छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। देखो, भारत का स्टॉक मार्केट दुनिया के मुकाबले महंगा क्यों माना जा रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगले 2 से 3 सालों में इन्वेस्टर के लिए इतने अहम क्यों हो सकते हैं। क्योंकि सच कहूं, आज मार्केट में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ न्यूज हेडलाइन देखकर समझ में नहीं आएगा। इसके पीछे है इकोनॉमिक्स, वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट अर्निंग्स और सबसे बढ़कर मनी फ्लो। अगर आपने इन चारों चीजों को समझ लिया तो मार्केट का पूरा नजरिया बदल सकते हो। अब 1 मिनट के लिए अपने आप को सरकार की जगह रखिए। मान लीजिए आपकी एक दुकान है। 5 साल पहले आपकी दुकान से साल भर में 25 लाख रुपए की कमाई होती थी। आज वही दुकान आपको 1 करोड़ 25 लाख रुपए कमा कर दे रही है। यानी बिना कोई अतिरिक्त मेहनत किए आपकी कमाई 5 गुना हो गई। अब आप ही बताइए, क्या आप अगले दिन अपने प्रोडक्ट की कीमत कम कर देंगे? शायद नहीं, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन अपनी सबसे अच्छी कमाई का सोर्स खुद से खत्म नहीं करता। सरकार भी ठीक इसी तरह सोचती है। पिछले कुछ वर्षों में कैपिटल गेन टैक्स से सरकार की कमाई लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स आए, डीमेट अकाउंट बढ़े, म्यूचुअल फंड में पैसा आया, इक्विटी इन्वेस्टिंग आम लोगों तक पहुंची, वैसे वैसे सरकार का टैक्स कलेक्शन भी तेजी से बढ़ा। सरकार के नजरिए से ये सिर्फ टैक्स नहीं बल्कि रेवेन्यू का मजबूत सोर्स बन चुका है। इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि सिर्फ मार्केट की धीमी चाल को देखकर सरकार टैक्स खत्म कर देगी, तो शायद ये उम्मीद फिलहाल बहुत वास्तविक नहीं है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी गलती होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मार्केट सिर्फ इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि एलटीसीजी टैक्स बढ़ गया है। अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर मार्केट सिर्फ टैक्स के हिसाब से ही चलता ना, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट हमेशा उस जगह जाता है जहां उसे सबसे बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। इस बात को हम एक बिल्कुल इजी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको बिल्कुल एक जैसा मोबाइल खरीदना है। पहली दुकान वही मोबाइल आपको 1 लाख रुपए में बेच रही है, और दूसरी दुकान आपको वही मोबाइल 90,000 में दे रही है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो आप किस दुकान पर जाएंगे? जाहिर सी बात है, आप 90,000 का मोबाइल लेंगे, क्योंकि आपको वही चीज कम कीमत पर मिल रही है। ठीक यही काम दुनिया के बड़े बड़े एफआईआई भी करते हैं। उनके लिए कोई देश अच्छा और कोई देश बुरा नहीं होता। उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि उन्हें कहाँ पर बेटर रिटर्न्स मिल रहे हैं और किस प्राइस पर मिल रहे हैं। पैसा भावनाओं से नहीं, मैथ से चलता है। यहीं से भारत की असली कहानी शुरू होती है। देखो, पिछले 4-5 सालों में भारत ने शानदार ग्रोथ दिखाई। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बढ़े, इकोनॉमी भी मजबूत रही, रिटेल इन्वेस्टर की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची और दुनिया भर के इन्वेस्टर भारत की ग्रोथ स्टोरी की तारीफ करने लगे। लेकिन इसी दौरान एक और चीज हुई। भारतीय मार्केट की वैल्यूएशन लगातार महंगी होती गई, यानी कंपनियों के शेयर प्राइस उनकी कमाई की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ गए।
अब अगर किसी इन्वेस्टर के सामने एक तरफ भारत है जहां उसे अच्छी कंपनी महंगे दामों पर मिल रही है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे देश जहां अच्छी कंपनियां काफी सस्ते दामों पर उपलब्ध है, तो ऑब्वियसली वो पहले कहाँ जाएगा? बिल्कुल वहीं जहां उसे वैल्यू मिलेगी। यही वजह है दोस्तों कि पिछले कुछ समय से एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भारत से पैसा निकाल कर दूसरे मार्केट की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्हें भारत से नफरत हो गई है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उन्हें इस समय कुछ और दूसरे मार्केट्स ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। यही एक और बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। जब भी एफआईआई सेलिंग करते हैं, सोशल मीडिया पर तुरंत ये माहौल बन जाता है कि अब मार्केट खत्म हो गया, बुल रन खत्म हो गया और अब कई सालों तक मार्केट में कुछ नहीं होगा। लेकिन रियलिटी इतनी आसान नहीं होती। बड़े इन्वेस्टर कभी भी हमेशा के लिए किसी मार्केट को छोड़कर नहीं जाते। वे सिर्फ अपने पैसे को रोटेट करते हैं। जहां वैल्यूएशन सस्ता होता है वहां पर पैसा भेजते हैं, जहां प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है वहां पर सेलिंग करते हैं, और जब उन्हें लगता है कि किसी मार्केट में फिर से ग्रोथ, फिर से अर्निंग्स मजबूत हो रही है, तो अपना पैसा वापस वहां भी डालते हैं। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि एफआईआई पैसा क्यों बेच रहे हैं। असली सवाल ये है कि उन्हें भारत से बेहतर अवसर इस समय कहाँ दिखाई दे रहा है। और यही वह जगह है जहां से ये पूरी कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आखिर ऐसा क्या बदल गया? इसका जवाब है भारतीय निवेशक। जी हाँ, वही रिटेल इन्वेस्टर जिन्हें कभी मार्केट का सबसे कमजोर खिलाड़ी माना जाता था, आज वही इस मार्केट की सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। पहले जब एफआईआई की सेलिंग होती थी, वो जब बड़े अमाउंट पर सेल करते थे तो पूरा मार्केट हिल जाता था, क्योंकि उस समय उनके पास इतना बड़ा पैसा था कि उनकी बाइंग और सेलिंग मार्केट की दिशा तय करते थे। पिछले कुछ सालों से भारत में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन हुआ है। करोड़ों लोगों ने एसआईपी शुरू करी है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, इंश्योरेंस पेंशन फंड्स का आकार बढ़ा है, और डीआईआईस यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहीं ज्यादा मजबूत हो गए हैं। आज जब एफआईआई सेल करते हैं ना, तो अक्सर ये इंस्टीट्यूशंस, इंडियन इंस्टीट्यूशंस उस सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी जो शेयर्स बाहर जा रहे होते हैं उन्हें भारत के ही इन्वेस्टर्स खरीद लेते हैं। और यही वजह है कि आज मार्केट के अंदर गिरावट आती है, लेकिन पहले जैसी तबाही नहीं आती, पहले जैसा क्रैश नहीं आता। जरा सोचिए, अगर हर महीने करोड़ों लोग अपनी सैलरी से कुछ हजार रुपए एसआईपी में डाल रहे हैं, तो वह पैसा आखिर जाता कहाँ है? वही पैसा म्यूचुअल फंड के पास पहुंचता है। म्यूचुअल फंड उस पैसे से देश की बड़ी और अच्छी कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं। यानी आपको भले ही लगे कि आपकी 5,000 की एसआईपी बहुत छोटी है, लेकिन जब ऐसे करोड़ों इन्वेस्टर एक साथ निवेश करते हैं तो वही पैसा हजारों करोड़ों रुपए की ताकत बन जाता है। ये ताकत आज भारतीय मार्केट की सबसे बड़ी ढाल है। यही कारण है कि कई बार एफआईआई लगातार सेलिंग करते हैं, लेकिन मार्केट कुछ समय बाद संभल जाता है, स्टेबल हो जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ डोमेस्टिक मनी लगातार आता रहता है ना। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब एफआईआई की जरूरत ही नहीं रही। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्लोबल कैपिटल आज भी मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्क सिर्फ इतना है, पहले मार्केट पूरी तरह एफआईआई की ढाल पर चलता था, जबकि आज उसके पास दूसरा मजबूत पिलर भी है। और यही वजह है कि भारतीय स्टॉक मार्केट पहले की तुलना में कई ज्यादा मैच्योर दिखाई देता है। आज आप देखोगे कि अगर किसी दिन एफआईआई ने 5,000 करोड़ बेच दिए, तो जरूरी नहीं कि मार्केट उसी अनुपात में टूट जाए, क्योंकि दूसरी तरफ डीआईआई उसी दिन उतनी या उससे ज्यादा बाइंग भी कर सकते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब एक नया सवाल हमारे सामने आता है। अगर डीआईआई मार्केट को संभाल रहे हैं, तो फिर निफ्टी लगातार नई ऊंचाइयों की तरफ इतनी तेजी से क्यों नहीं बढ़ रहा? इसका जवाब सिर्फ एक शब्दों में छुपा है, अर्निंग्स। स्टॉक मार्केट को लंबे समय तक लिक्विडिटी ऊपर नहीं ले जा सकती। लिक्विडिटी आग जलाने का काम करती है, लेकिन उस आग को जलाए रखने के लिए
ईंधन चाहिए और स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा ईंधन होता है कॉर्पोरेट अर्निंग्स। कंपनियां कितना प्रॉफिट कमा रही हैं और आने वाले सालों में कितना प्रॉफिट कमा सकती हैं। यही वह जगह है जहां ज्यादातर इन्वेस्टर्स गलती कर देते हैं। वे शेयर प्राइस देखते हैं लेकिन बिजनेस नहीं देखते, न्यूज देखते हैं लेकिन अर्निंग्स नहीं देखते। जबकि दुनिया के सबसे बड़े फंड मैनेजर सबसे पहले यही चीजें देखते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट अगले 5 सालों में कितनी तेजी से बढ़ सकता है। अगर उन्हें लगता है कि अर्निंग्स मजबूत रहेंगी, वे ऊंची वैल्यूएशन देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर अर्निंग्स ग्रोथ धीमी पड़ने लगे तो सबसे पहले वैल्यूएशन पर ही सवाल उठता है। याद कीजिए 2020 से 2024 का समय, उस समय भारतीय कंपनीज की अर्निंग्स तेजी से बढ़ रही थी। बैंकिंग सेक्टर मजबूत हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग में आपको कई सुधार देखे गए होंगे, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही थी, कॉर्पोरेट इंडिया लगातार बेहतर रिजल्ट्स दे रहा था। इसलिए इन्वेस्टर भारत को प्रीमियम वैल्यूएशन देने के लिए तैयार थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। इकोनॉमी अभी भी मजबूत है लेकिन कई सेक्टर्स में प्रॉफिट ग्रोथ पहले जितनी तेज नहीं रही। कुछ कंपनियों पर इनपुट कॉस्ट का दबाव है, कुछ की मार्जिन्स ही कम हो गए हैं और कुछ इंडस्ट्रीज में डिमांड भी पहले जैसी मजबूत नहीं है। यही कारण है कि ग्लोबल इन्वेस्टर अब पहले की तुलना में सेलेक्टिव हो गए हैं। अब आप खुद ही सोचिए, अगर कोई कंपनी हर साल 20% प्रॉफिट कमा रही है तो उसके लिए प्रीमियम देना आसान लगता है। लेकिन अगर वही ग्रोथ घटकर 6 या 7% रह जाए तो क्या आप उस शेयर के लिए जितनी ऊंची कीमत पहले देते थे क्या उतनी दोगे दोबारा? नहीं ना। यही सोच एफआईआईज की भी होती है। वो इंडिया की जीडीपी नहीं देखते, वो इंडिया के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी अर्निंग ग्रोथ देखते हैं, क्योंकि आखिरकार शेयर प्राइस उस प्रॉफिट का रिफ्लेक्शन होता है। यही कारण है कि आने वाले 2 से 3 साल हमारे मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट है। अब सिर्फ लिक्विडिटी के भरोसे मार्केट को ऊपर ले जाना आसान नहीं होगा। अब कंपनीज को अपने रिजल्ट से साबित करना होगा कि वो वाकई ग्रोथ कर रही है। अगर अर्निंग्स मजबूत रहेंगी तो फॉरेन मनी फिर से भारत की तरफ लौटेगा, और अगर अर्निंग्स कमजोर रही तो वैल्यूएशन पर दबाव बना रहेगा। यही वो फैक्टर है जिसे हर सीरियस इन्वेस्टर को समझना ही चाहिए। अर्निंग्स के बिना मार्केट नहीं चल सकता, क्योंकि अगले बुल मार्केट की शुरुआत शायद तभी होगी जब अर्निंग्स इंप्रूव होंगे। तो आखिर फॉरेन इन्वेस्टर वापस भारत कब आएंगे? ये सवाल शायद इस समय स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मार्केट चुनाव पर चलता है, बजट से चलता है, डोनाल्ड ट्रंप से चलता है, क्रूड ऑयल से चलता है, या फिर किसी ब्रेकिंग न्यूज से चलता है। लेकिन अगर पिछले 40 से 50 साल का आप हिस्ट्री देखो तो एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है। शॉर्ट टर्म में न्यूज मार्केट को हिला सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट सिर्फ एक चीज को फॉलो करता है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स। यानी कंपनियां कितना कमा रही हैं और आने वाले सालों में कितना प्रॉफिट कमा सकती हैं। इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए 2 रेस्टोरेंट हैं, दोनों की लोकेशन अच्छी है, दोनों में भीड़ आती है, लेकिन ये जो रेस्टोरेंट है ये हर साल अपनी कमाई 20% बढ़ाता है, और ये रेस्टोरेंट मुश्किल से 5% की ग्रोथ देता है। अब आपको इनमें से अगर दोनों में से किसी का पार्टनर बनने का मौका मिले तो आप किसका बनोगे? ऑब्वियसली पहले वाले का बनना चाहोगे जो 20% हर साल ग्रोथ दिखा रहा है, राइट? क्योंकि देखो, बिजनेस की असली कीमत उसकी फ्यूचर अर्निंग पावर से तय होती है। स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल इसी सिद्धांत पर चलता है। जब इन्वेस्टर को भरोसा होता है कि किसी कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ेगा तो वह उसके शेयर्स के लिए ज़्यादा कीमत देने को भी तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट ग्रोथ धीमी पड़ती है, वही इन्वेस्टर वैल्यूएशन पर सवाल उठाने लगता है। यही वजह है कि भारत आज भी एक शानदार इकोनॉमी होने के बावजूद
चुनौतियों का सामना कर रहा है। हमारी जीडीपी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमीज में शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश हो रहा है। डिजिटल पेमेंट्स ने पूरी दुनिया में भारत की पहचान बनाई है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं और कंजम्पशन भी हमारा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद स्टॉक मार्केट सिर्फ इकोनॉमी नहीं खरीदता, वह कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स खरीदता है। और अगर इकोनॉमी 7% की दर से बढ़ रही है लेकिन लिस्टेड कंपनीज का प्रॉफिट उसी स्पीड से नहीं बढ़ रहा, तो इन्वेस्टर प्रीमियम वैल्यूएशन देने से पहले 2 बार सोचेगा ना। यही कारण है कि ग्लोबल फंड्स पहले से ज्यादा सेलेक्टिव हो चुके हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी। तो कहते हैं कि इंडिया महंगा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि भारत बुरा है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर यहाँ ग्रोथ के लिए पहले से ही ज्यादा कीमत दे चुके हैं। यानी अगर आने वाले सालों में कंपनीज उस उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं करती, तो मार्केट को अपने वैल्यूएशन को एडजस्ट करना पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ ये कहना कि इंडिया सबसे अच्छी इकोनॉमी है इसलिए मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा, आधी सच्चाई है। पूरी सच्चाई ये है कि इकोनॉमी के साथ साथ अर्निंग्स को भी मजबूत होना चाहिए। यही वजह है कि अगले 2-3 साल इन्वेस्टर के लिए बहुत अलग हो सकते हैं। पिछले बुल मार्केट में कई एवरेज कंपनीज के शेयर्स भी सिर्फ लिक्विडिटी की वजह से तेजी से ऊपर गए थे। लेकिन अब मार्केट पहला जैसा नहीं है। अब इन्वेस्टर सिर्फ स्टोरीज देखकर शेयर्स को नहीं खरीदेगा, वो रिजल्ट भी देखेगा। अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कंपनी होना काफी नहीं है। अब बैलेंस शीट, कैश फ्लो, P&L, ग्रोथ, मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन पहले से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी आने वाले टाइम में क्वालिटी बिजनेस और एवरेज बिजनेस के बीच का अंतर साफ दिखाई देगा। और शायद यही वह समय होगा जब असली इन्वेस्टर और सिर्फ भीड़ के साथ चलने वाले इन्वेस्टर के बीच फर्क भी आपको साफ दिखेगा। क्योंकि जब मार्केट आसान होता है तब लगभग हर कोई पैसा छाप रहा होता है, लेकिन जब मार्केट कठिन होता है तब वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जिनके पास पेशेंस होता है, डिसिप्लिन होते हैं और सही स्ट्रैटेजी होती है। वॉरेन बफे ने एक बार कहा था कि स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा रोटेट होता है, यानी कि स्टॉक मार्केट अधीर लोगों से पैसा लेकर धैर्यवान व्यक्ति को पैसा देता है। और अगर आप भारत के अगले 10 साल की कहानी देख रहे हैं, तो ये बात पहले से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको मार्केट से डर जाना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब आपको पहले से भी ज्यादा समझदारी के साथ निवेश करना होगा। अगर आप हर महीने SIP कर रहे हैं तो उसे सिर्फ मार्केट गिरने की वजह से बंद मत कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री हमें बार बार यही सिखाती है कि सबसे अच्छे लॉन्ग टर्म रिटर्न्स अक्सर उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिन्होंने मुश्किल समय में भी डिसिप्लिन नहीं छोड़ा। ब्लाइंड इन्वेस्टिंग का समय शायद खत्म हो गया है, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का समय स्टार्ट हो गया है। अब सिर्फ किसी की टिप्स पर शेयर खरीदना आपको अमीर नहीं बनाएगा। अब बिजनेस को समझना पड़ेगा, मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा और वैल्यूएशन समझना पड़ेगा। और यही वो कारण है जिसे मैं बार बार कहती हूँ कि आने वाला बुल मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी का बुल मार्केट नहीं होगा, वो अर्निंग्स का बुल मार्केट होगा। जिस दिन इंडिया की कंपनीज फिर से मजबूत ग्रोथ दिखाना शुरू करेंगी, उसी दिन FIIs भी वापस आएंगे। क्योंकि कैपिटल का कोई धर्म नहीं होता, कोई भावना नहीं होती, कोई देश उसे पसंद नहीं होता। कैपिटल सिर्फ अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करता है। अब लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि एक आम निवेशक, एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए आज के दिन? क्या मार्केट से डर कर बाहर निकल जाएं, या हर गिरावट में अपने शेयर्स बेच दें, या फिर आंख बंद करके हर गिरावट में खरीदते रहें? सच कहूं, इन तीनों में से कोई रास्ता सही नहीं है। स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा वही बनाता है जो डिसिप्लिन के साथ चलता है, इमोशन के साथ नहीं। अगर आप पिछले 25 से 30 साल की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, तो आपको एक ही पैटर्न बार बार देखने को मिलेगा कि हर बुल मार्केट के बीच एक समय ऐसा आता है जब लोगों को लगता है कि मार्केट खत्म हो जाएगा,
और हर बियर मार्केट के बीच ऐसा समय आता है जब लोगों को लगता है कि अब मार्केट कभी नहीं गिरेगा। लेकिन इतिहास बताता है कि दोनों की सोच गलत होती है। मार्केट हमेशा साइकिल्स में चलता है। कभी वैल्यूएशंस आगे निकल जाते हैं, कभी अर्निंग्स पीछे रह जाती है। फिर कुछ समय बाद अर्निंग्स उस गैप को फिल करती है और उसके बाद एक नया बुल मार्केट फिर स्टार्ट होता है। यही साइकिल दशकों से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। आज इंडिया उसी फेज में खड़ा है जहां एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊंची है। दुनिया भारत को ग्रोथ इंजन मानती है। इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, डिजिटल इकोनॉमी मजबूत हो रही है और कंजम्पशन स्टोरी आज भी जिंदा है। लेकिन अब सिर्फ स्टोरीज काफी नहीं है। अब कंपनीज के नंबर देखने होंगे, रेवेन्यू को बढ़ाना होगा, प्रॉफिट को बढ़ाना होगा, मार्जिन्स इंप्रूव करने होंगे, क्योंकि आने वाले समय में मार्केट हेडलाइन से नहीं चलने वाला, बैलेंस शीट से चलेगा। और शायद यही वो बात है जिसे हर रिटेल इन्वेस्टर को आज समझने की जरूरत है। अगर आप सिर्फ न्यूज़ देखकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हर दूसरे दिन आपका डिसीजन बदल जाएगा। कभी ट्रम्प की वजह से डर लगेगा, कभी क्रूड ऑयल प्राइसेस, कभी इलेक्शंस और कभी ब्रेकिंग न्यूज़। लेकिन अगर आपका फैसला बिजनेस की क्वालिटी, वैल्यूएशन, अर्निंग्स पर आधारित होगा तो शॉर्ट टर्म की न्यूज़ आपको परेशान नहीं करेंगी। यही फर्क होता है प्रोफेशनल इन्वेस्टर और इमोशनल इन्वेस्टर के बीच। अब जरा सोचिए, अगर भारत में हर महीने करोड़ों लोग एसआईपी कर रहे हैं, अगर देश की इकोनॉमी लंबे समय तक दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमी में रहने की क्षमता रखती है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इंडिया जैसी थीम अभी भी आगे बढ़ रही हैं, तो क्या भारत की ग्रोथ स्टोरी खत्म हो गई? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर शेयर ऊपर जाएगा। आने वाले सालों में देखना, पैसा इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक सिलेक्शन में बन सकता है। इसीलिए क्वालिटी बिजनेस चुनना पहले से कई ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर आपकी पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनीज हैं जिनका बिजनेस मजबूत है, मैनेजमेंट टॉप क्लास है, डेट कंट्रोल में है, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, तो शॉर्ट टर्म की गिरावट आपको परेशान नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने सिर्फ किसी थिक टेलीग्राम चैनल या सोशल मीडिया हाइप देखकर शेयर्स खरीद रखे हैं, तो आने वाला समय आपके लिए और भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए आज का सबसे बड़ा लेसन यही है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसे लगाने का नाम नहीं है। इन्वेस्टिंग है सही बिजनेस में, सही प्राइस पर लंबे टाइम तक टिके रहने का नाम है।